Hello everyone. So we are going to continue with PGBP today, but I was thinking that let us first revise the whole chapter once. एक बार थोड़ा grip में आ जाए chapter कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है, उसके बाद हम आगे चलेंगे. So what we did in profit and PGBP is सबसे पहले हमने बात की इनकम किसे किसे कहा जाएगा और किस 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 इनकम को इंक्लूड किया जाएगा इन दिस हेड. ठीक है, हमने ये बात की थी. सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी बिजनेस की और प्रोफेशन की. बिजनेस की डेफिनेशन में हमने कहा था कि कोई भी ट्रेड कॉमर्स वगैरह कुछ मैन्युफैक्चर अगर आप कर रहे हो या फिर कोई एडवेंचर कर रहे हो, मतलब आपका डेली रूटीन तो नहीं है लेकिन आपने लाइफ में कभी एक दो बार कर लिया, साल में एक बार कर लेते हो, तो वो भी इसमें आ जाएगा. फिर प्रोफेशन में हमने बात की थी कि अगर आप कोई डिग्री कहीं से ऑब्टेन करते हो या फिर कोई वोकेशन है, डिग्री कहीं से ऑब्टेन करते हो और उसके बेसिस पर आप सर्विसेज दे रहे हो, या फिर कोई वोकेशन ऐसा है जैसे कोई टैलेंट या स्किल है आपका, उसकी वजह से आप अर्निंग कर रहे हो, दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन. वोकेशन में आपका डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड. नाउ प्रॉफिट का मीनिंग क्या है? प्रॉफिट का मीनिंग हमने कर लिया था, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. लेट इज कम टू डायरेक्टली टू द चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी विच इज सेक्शन 28. यहाँ पर हमने क्या बोला, अगर बिजनेस और प्रोफेशन से कोई भी इनकम आएगी तो वो पीजीबीपी में जाएगी. कोई भी कॉम्पनसेशन या किसी भी तरह का पेमेंट अगर आपको मिला, किस लिए? फॉर मैनेजिंग, या तो पूरी या फिर थोड़ी बहुत, मतलब ज्यादातर कंपनी के अफेयर्स मैनेज करने के लिए. किस कंपनी के अफेयर्स? इंडियन कंपनी के अफेयर्स. तो आपको किसी भी फॉर्म में वो मिले, किसी भी नाम से वो मिले, भले सैलरी के नाम से हो, लेकिन काम देखा जाएगा. काम क्या है कि अफेयर्स मैनेज कर रहे हैं किसी इंडियन कंपनी के. ठीक है सर. तो उस केस में जो भी कॉम्पनसेशन मिलेगा दैट विल बी टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी. मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी तरह का कॉम्पनसेशन या कोई भी अदर पेमेंट मिला, नाम से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ इंटेंट देखा जाएगा. या फिर किसी ऐसी कंपनी के जो कि इंडिया से बाहर है लेकिन उस कंपनी के अफेयर्स आप इंडिया में मैनेज कर रहे हो, तो उस केस में भी आपका जो इनकम होगी वो पीजीबीपी हेड में जाएगी. अगर मैनेजिंग के अलावा अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है और उसके अगेंस्ट आपको कुछ कॉम्पनसेशन मिला है और आपका काम यही था लेकिन, तो उस केस में भी पीजीबीपी में चला जाएगा. या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हुए. ठीक है सर. नेक्स्ट पॉइंट था कि अगर आप किसी कंपनी की आपने एजेंसी ली हुई है तो वो इनकम अदर सोर्सेज में ना जाते हुए पीजीबीपी में जाएगी, क्योंकि एजेंसी, आपको लग रहा है कि एजेंसी में मिलता क्या है? कमीशन मिलता है. तो कमीशन मिलता है तो सर कमीशन तो अदर सोर्सेज में चला गया, बट यहाँ पर एजेंसी में क्या है सर? आपको पीजीबीपी में टैक्स लगेगा. अगर एजेंसी आपकी है, उसमें कोई टर्मिनेशन हुआ या कोई टर्म्स एंड कंडीशंस में मॉडिफिकेशन हुआ, उसके अगेंस्ट आपको कोई कॉम्पनसेशन मिला है, अगेन पीजीबीपी. नाउ गवर्नमेंट की एंटिटी कोई है, गवर्नमेंट की एंटिटी अगर कोई है या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है किसी एंटिटी को, और उस एंटिटी में आप मैनेजमेंट करते हो या तो प्रॉपर्टी का या किसी बिजनेस का, उस कंपनी के, तो उस केस में भी आपकी जो इनकम होगी वो पीजीबीपी में जाएगी. अगर किसी भी बिजनेस से रिलेटिंग, ये देखिए ये बहुत ही बड़ा रेजिडुअरी प्रोविजन है, ये क्या बोल रहा है? बिजनेस से रिलेटिंग कोई भी काम अगर आप कर रहे हो और उसके अगेंस्ट आपको कोई, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन हुआ है, तो उसके लिए आपको जो कॉम्पनसेशन मिलेगा वो क्या होगा सर? बताइए क्या होगा? वो पीजीबीपी में टैक्स होगा. ठीक है. तो जैसे कोई दो लोगों का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं. दो लोगों का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, और मैंने कहा कि आप मुझे इतने गुड सप्लाई करोगे, इतनी सर्विसेज सप्लाई करोगे, और वो एंड में जाके वो सप्लाई नहीं कर पाता, तो मैं उससे बोलता हूँ कि मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. वो कहता है नहीं सर ये सब मत कीजिए, लेट सेटल, कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं कि आपका जितना नुकसान हुआ, देखिए अब मैं मटेरियल तो सप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि इस बार मेरे यहाँ पर वो मटेरियल मैं बना ही नहीं पाया कुछ रीजन से, तो मैं आपको वो मटेरियल तो सप्लाई नहीं कर सकता. आप एक काम कीजिए, आपका 10 लाख का नुकसान हुआ है ना, आप मुझसे 10 लाख रुपए ले लीजिए. तो ये क्या हुआ? ये एक कॉन्ट्रैक्ट जो हमने किया था वो टर्मिनेट हो गया, वो टर्मिनेट हो गया, किसी वेंडर से किया था हमने, और उसके लिए हमें कॉम्पनसेशन मिला. जैसे कैपिटल गेन हेड में आप एडवांस मनी ले लेते थे किसी कैपिटल एसेट के अगेंस्ट, और फिर वो डील नहीं हो पाती थी तो आप पैसे फोरफीट कर लेते थे. तो ये एक तरह से वही हो गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप हमें ये गुड्स, ये स्टॉक सप्लाई करोगे या एक सर्विसेज दोगे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया तो हमने टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, और उसके लिए हमें कोई कॉम्पनसेशन मिला, इट विल बी टैक्स अंडर पीजीबी. अगला सर, अगर
कोई एसोसिएशन है जो अपने मेंबर्स के लिए काम करती है, वो अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वो कुछ अर्निंग करते हैं, तो उस केस में वो टैक्स होगा पीजीबीपी में। उसके बाद आया सर आपका एक्सपोर्ट क्लॉज। एक्सपोर्ट क्लॉज में क्या है? एक्सपोर्ट क्लॉज में क्या है? अगर कुछ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स हैं, कुछ लाइसेंसेस होते हैं, वो अगर आपने खरीद के रखे हुए थे, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे और अब आप नहीं कर रहे तो वो आपने सेल कर दिए, तो उसमें क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा वो पीजीबीपी में जाएगा। कैश असिस्टेंस, अगर गवर्नमेंट ने आपको कोई कैश असिस्टेंस दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो वो भी पीजीबीपी में जाएगा एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, मैंने आपको बताया था, हमने कोई गुड्स इंपोर्ट किए और वो वही गुड्स इंपोर्ट किए हुए एक्सपोर्ट कर दिए, तो गवर्नमेंट कहती है जब इंपोर्ट किए थे और कस्टम ड्यूटी पे की थी, उसका रिफंड दे देंगे आपको। तो जब हमने इंपोर्ट किए होंगे तब हमने परचेजेस में उसको ऐड कर दिया होगा, खर्चा डाल दिया होगा अपने पीएनएल में, अब हम उसको इनकम मान लेंगे। सिंपल सा है, देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस, नो रॉकेट साइंस इन इट। दूसरी बात, मैंने आपको डीईपीपी और डीएफआरसी बताए थे, ये कुछ नहीं होते, ये एक टाइप के पासबुक और सर्टिफिकेट होते हैं जो हमने अगर सेल कर दिया और उस पर कुछ प्रॉफिट हुआ तो पीजीबीपी में जाएगा। ठीक है। वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट, कोई भी बेनिफिट या कोई भी परक्विजिट आप अपने खुद के बिजनेस या प्रोफेशन से अगर उठा रहे हैं, अगर कोई भी बिजनेस से आप अपने परक्विजिट या फिर प्रोफेशन से आप अपने परक्विजिट या फिर बेनिफिट उठा रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा सर? पीजीबीपी की इनकम में जाएगा। ठीक है। पार्टनर्स के केस में हमने बात की थी कि इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, कुछ भी मिले, कुछ भी मिले, वो किस में टैक्स होगा? पीजीबीपी में टैक्स होगा, इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर। प्रॉफिट की बात नहीं करें, क्योंकि प्रॉफिट के केस में क्या होता है सर? प्रॉफिट के केस में क्या होता है? प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होते हैं पार्टनर्स के हैंड में। ठीक है। हाउएवर, अगर अगर पार्टनरशिप फॉर्म में इन सब का डिडक्शन नहीं मिला, तो वो क्या होगा सर? पार्टनरशिप फॉर्म में इनका डिडक्शन नहीं मिला अगर पार्टनरशिप फॉर्म को, तो उस केस में क्या होगा? पार्टनर्स के हैंड में टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे सर। ठीक है। any firm which is received or receivable, any sum which is received or receivable in cash and kind under an agreement for not carrying out, मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, काम ना करने के उसको पैसे दिए, तो जो उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा वो भी कहाँ जाएगा? पीजीबीपी में जाएगा। अगर मैंने किसी को पैसे दिए कि ये जो टेक्निकल नो हाउ है या जो पेटेंट है या आप किसी से शेयर ना करें, उसके मैं पैसे दे रहा हूँ आपको, तो उस केस में भी क्या होगा? पीजीबीपी में इनकम जाएगी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर कराई जाती है, ये मैंने आपको बताया था, इसका एग्जाम्पल मैंने स्टीव जॉब्स दिया था, तो एप्पल कंपनी ने स्टीव जॉब्स की कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कराई, उस पर जो भी मैच्योरिटी पर या फिर रिडेम्पशन पर अमाउंट मिलेगा वो कंपनी की पीजीबीपी में इनकम। अगर हम इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हैं, तो इन्वेंट्री अगर सेल की जाती है सर, तो इन्वेंट्री सेल करने पर पीजीबीपी की इनकम मानी जाती है, सेल्स में इंक्लूड कर लेते हैं आप। इन्वेंट्री सेल नहीं की, कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दी, तो बेसिकली कुछ भी किया हो, पीजीबीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो इन्वेंट्री चली गई पीजीबीपी के हाथ से, तो पीजीबीपी तो बोलेगा ना कि भैया मेरे को तो सेल बुक करनी है अपने अकाउंट में, मुझे तो कुछ दिखाना है ना, तो उससे बोलते हैं कि आप सेल दिखा दो। अब आप सेल दिखा दोगे तो किस वैल्यू पे दिखाए? दिक्कत ये, क्योंकि ऐसा नहीं किसी और थर्ड पर्सन को बेच दिया, हमने अपने ही स्टोर में या कहीं पर उसको यूज कर लिया, तो उसमें वैल्यू की दिक्कत आती है। वैल्यू क्या लें? और जहां भी हमें वैल्यू की दिक्कत आती है हम क्या लेते हैं सर? हम फेयर मार्केट वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू ले ली जाती है। अगर स्पेसिफाइड एसेट बेचे जाते हैं 35AD वाले, तो उस केस में क्या लिया जाता है सर? उस केस में जितने के भी वो एसेट बेचे वो पूरी की पूरी इनकम मान ली जाती है फ्रॉम पीजीबीपी, क्योंकि 35AD वाले जितने एसेट होंगे उनका पूरा डिडक्शन ऑलरेडी मिल जाता है हमको। ठीक है। चलिए सर, अब बात आ जाती है मेथड ऑफ कंप्यूटेशन, हम कंप्यूट कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे हिसाब से तो हमने अपना पीएनएल बना लिया, लेकिन इनकम टैक्स के रूल्स कुछ और है। मतलब हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इनकम टैक्स कहता है कि हमारे हिसाब से भाई ये हम अलाउ करेंगे, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अपनी जगह सही है, इनकम टैक्स अपनी जगह सही है, दोनों का पर्पस अलग अलग है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर देयर टू गेट यूनिफॉर्मिटी। ठीक है।
Income tax principles or provisions are there to collect tax from the people and stop tax evasion. टैक्स एवेजन या टैक्स की चोरी या किसी भी तरह की टैक्स को कलेक्शन हाई करना है और चोरी खत्म करनी है, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहेंगे सर ये क्या हो गया है, वो अलग कुछ बात बोल रहा होगा, ऑब्वियसली बोलेंगे। ठीक है ना, हर लॉ अपनी अपनी बात बोलता है। तो हमने तो सर ये अकाउंट्स के हिसाब से, जो हमारी अकाउंट्स की नॉलेज है और अकाउंट्स के प्रिंसिपल हैं, उसके हिसाब से हमने ये निकाल लिया। ठीक है, अब एक बात बताएं सर, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएल बट नॉट अलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, मतलब हम अब ये क्या कह रहे हैं, अब फिर वही बात आ गई, ऐड लेस, मतलब दो चीजें ऐड होंगी, दो चीजें माइनस होंगी। पहले पकड़ लीजिए सर एक्सपेंसेस को। ठीक है, एक्सपेंसेस को पकड़ लेते हैं। हमने पीएनएल में माइनस, ये याद करने वाला चार्ट है ही नहीं, ये याद करने वाला चार्ट है ही नहीं। दो एक्सपेंसेस को पकड़ लो, दो इनकम को पकड़ लो। पहले एक्सपेंसेस की बात करते हैं। मैंने पीएनएल में अपने माइनस कर दिया, एक्सपेंस माइनस कर दिया, इनकम टैक्स बोल रहा है नहीं करना था, तो मैं ऐड बैक कर दूंगा, इनकम टैक्स की सुन लूंगा। मेरे को इनकम टैक्स तक पहुंचना है ना, इनकम टैक्स जो प्रॉफिट बताता है वहां तक पहुंचना है, तो उसकी बात माननी पड़ेगी। मैंने माइनस कर दिया, इनकम टैक्स बोल रहा है नहीं करना था, मैंने कहा ठीक है ऐड बैक कर देता हूं। मैंने कोई एक्सपेंस माइनस नहीं किया, इनकम टैक्स बोल रहा है माइनस करना था, मैंने कहा भैया कर देता हूं। बस इनकम की बात कर लेते हैं। मैंने कोई इनकम ली नहीं, इनकम टैक्स बोल रहा है ये इनकम लेनी थी, मैं कहा जी सर ऐड कर देता हूं, आप बोलो तो सही। इनकम टैक्स, मैंने कोई इनकम ले ली, इनकम टैक्स बोलता है नहीं ये इधर की इनकम नहीं है, ये अदर सोर्सेज की इनकम है या कैपिटल गेन की इनकम है, मैं कहा ठीक है माइनस कर देता हूं सर। ठीक है, तो बस एक्सपेंसेस दैट आर डेबिटेड टू पीएल माइनस कर दिए, लेकिन इनकम टैक्स अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है मत करो सर ऐड कर देते हैं। एक्सपेंसेस अलाउेबल अंडर पीजीबी, पीजीबी ने बोला अलाउ कर दिए, मतलब पीजीबीपी मतलब इनकम टैक्स ने बोला अलाउ कर दिए, लेकिन हमने डेबिट करना भूल गए, हमने किए नहीं, कर देते हैं सर, जैसा आप बोलो वैसा कर देते हैं। सॉरी, ठीक है, तो हमने इनकम क्रेडिट नहीं की, लेकिन सॉरी, हाँ पीजीबीपी मना कर रहा है लेकिन हमने क्रेडिट कर दी, हमने पीएनएल में अपने ले ली, पीजीबीपी मना कर रहा है, तो हम माइनस कर देंगे, उसकी बात माननी है। ठीक है ना, चलिए, तो ऐसे हमारी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी आ जाएगी। ये इनकम की बात हो गई। अब डिडक्शंस की बात करते हैं सर। डिडक्शंस में सेक्शन 32 37 तक डिडक्शंस ही डिडक्शंस है, डिडक्शंस ही डिडक्शंस है। तो सबसे पहले सेक्शन 30 का डिडक्शन, बिजनेस में सर रेंट पे करते हो, रेट्स पे करते हो, टैक्सेस पे करते हो, रिपेयर इंश्योरेंस वगैरह ये सब पे करते हो, किसका सर, बिल्डिंग का, तो ये सारे खर्चे अलाउ हो जाएंगे। और इसमें कुछ है नहीं एज सच, देख लेते हैं फिर भी। रिपेयर ऑफ द प्रेमाइसेस, अगर मैंने कोई भी प्रेमाइसेस का रिपेयर किया और मैं ओनर हूं, तो उस केस में मुझे खर्चा मिल जाएगा। टेनेंट को खर्चा नहीं मिलता अगर कोई वो रिपेयर कराता है तो नहीं, मतलब टेनेंट को भी खर्चा मिल जाएगा अगर वो कोई रिपेयर करता है, तो जिसने भी रिपेयर की उसको वो खर्चा मिल जाएगा सर। इवन इफ द एसएससी ऑक्यूपाइज द प्रीमाइसेस अदरवाइज, अगर टेनेंट या ओनर के अलावा भी कोई है, एसएससी लेसी है या कुछ भी, और उसने कोई रिपेयर पे खर्चा किया है बिल्डिंग का, तो वो उसको अलाउड हो जाएगा। ठीक है, करेंट रिपेयर्स मिलता है, करेंट रिपेयर्स मिलता है, पुराने रिपेयर्स नहीं मिलते। कैपिटल नेचर वाले रिपेयर नहीं मिलते सर। अदर एक्सपेंसेस है, सब अलाउड है, सब अलाउड है, सब अलाउड है। अगर आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो और अदर पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हो, तो जितना आपने रेंट रेट्स टैक्सेस जो भी होगा वो अपोर्शन हो जाएगा। मतलब एक बिल्डिंग है, उसमें इतना पोर्शन मेरा रेजिडेंशियल है और इतना पोर्शन ऑफिशियल है, तो आप जितना भी एरिया है उसको डिवाइड कर लीजिए, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अपने बिजनेस में उसका एक्सपेंस बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ये हमने एग्जाम्पल किया भी था 70-30 50-50 वट एवर द प्रोपोर्शन में भी। ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रेमाइसेस बाय द असेसी बीइंग द ओनर, अगर मैं खुद की मेरी बिल्डिंग है और मैं उसी में बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा इसकी मार्केट वैल्यू, इस जगह की मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए महीना रेंट है इसका, तो मैं 1 लाख रुपए महीना अपना बिजनेस में चार्ज करूंगा। नो सर, ऐसा नोशनल एक्सपेंस नहीं बुक करने देंगे, ठीक है ना। आप अगर किसी को रेंट पे कर रहे हो दैट इज गुड। अगर आप बोलो नहीं, मेरी ही बिल्डिंग है लेकिन इस जगह की कीमत आपको पता नहीं है, यहाँ पर अगर मैंने इसको रेंट पे दे दिया तो 1 लाख रुपए महीना रेंट पे जाएगी, तो मैं यहाँ पे रेंट डाल रहा हूँ 1 लाख रुपए महीना, नहीं सर, दिस इज नॉट अलाउड। इफ यू आर एक्चुअली पेइंग इट टू समवन देन इट इज अलाउड। अ नोशनल फिक्टिशियस रेंट और फिक्टिशियस कॉस्ट इज नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड, ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं, आगे क्या बोल रहा है, रिपेयर इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर। तो अब रिपेयर और इंश्योरेंस किसका हो रहा है, मशीनरी प्लांट और फर्नीचर। ऊपर किसकी बात की थी सर, बिल्डिंग की बात की थी। तो अब आप वो पढ़ चुके हो, क्या बोलते हैं आपका ब्लॉक ऑफ एसेट्स पढ़ चुके हो, तो बिल्डिंग ऊपर कवर हो गया, मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी यहाँ आ गया, फर्नीचर आ गया, बचा ही नहीं कुछ, ठीक है, सारे हेड्स एक तरह से कवर हो गए। रिपेयर अलाउ तो कर देंगे, रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट अलाउ नहीं करेंगे सर एज एन एक्सपेंस, ठीक है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने डैमेज और डिस्ट्रक्शन का लिया है तो ही अलाउ करेंगे, ठीक है, और वो एसेट आप बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ही यूज कर रहे हो, और प्रीमियम एक्चुअली पे हो जाना चाहिए, तो ये तो कॉमन बातें हैं सर। करेंट रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर आर नॉट अलाउड, करेंट रिपेयर्स ही अलाउ होंगे, लेकिन अगर कैपिटल नेचर के हैं तो वो अलाउ नहीं होंगे। कैपिटल नेचर का क्या एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, होगा ना सर, दिमाग लगाइए, वो अपने आप में एक एसेट बन जाएगा तो उसका डेप्रिसिएशन मिलता रहेगा, लेकिन आप उसको एक ही साल में नहीं ले सकते, वो बस ये कह रहे हैं। उसको भी एक अलग एसेट बना देंगे और फिर आने वाले सालों में उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा। एसेट मस्ट हैव बीन यूज्ड इन द बिजनेस और प्रोफेशन, और अगर कुछ पार्ट के लिए यूज किया है तो वो हाँ, अगर रिपेयर और इंश्योरेंस चार्जेस की बात करें, अगर आपने उसे पूरे साल के लिए यूज नहीं भी किया तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे देंगे आपको, ऐसा नहीं है, वो पूरा दे देंगे। मतलब मैंने मान लीजिए मैं 1920 की बात कर रहा हूँ और मैंने कोई जो मशीन परचेज की थी वो दिसंबर 2019 में परचेज की थी, और मैंने उसका इंश्योरेंस कराया, तो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम उसका 1 लाख रुपए पे किया पूरे साल का, ठीक है, पूरे साल का इंश्योरेंस पे किया मैंने। अब बात ये सर, वो कह रहे हैं कि आपने इसको यूज तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में किया है, 4 मंथ्स यूज किया है, तो आप एक काम करो, इंटू 4/12 ले लो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, पूरा अलाउ कर देंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, पूरा अलाउ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी एंड एक्चुअल कॉस्ट के पास। सो देन वी टॉक्ड अबाउट डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी एंड एक्चुअल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन के बारे में हमने अभी बात की थी, लास्ट क्लास में भी काफी बात की थी, सो वी विल नॉट रिपीट दिस। एंड रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, इंटेंजिबल एसेट्स हो गए। इंक्रीज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलता है न्यू प्लांट एंड मशीनरी केस में, अगर आप कोई मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने जो ऑथराइज करे हुए हैं उस टेक्नोलॉजी को अगर आपने यूज किया है तो उस केस में। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे, एग्जाम्पल 1 2, थर्ड एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था करने के लिए। एक्चुअल कॉस्ट हमने कल निकाली थी, एक्चुअल कॉस्ट के बारे में डिस्कशन हुआ था, तो अभी तक हमने यहाँ तक कवर कर लिया, एक्चुअल कॉस्ट तक कवर कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड, और
एक्चुअल कॉस्ट हमने बेसिक निकाली कि भाई जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं एसेट को उसकी प्लेस ऑफ वर्क तक लाने के लिए और उसे रेडी टू यूज कंडीशन तक लाने के लिए, तो ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे ऐड हो जाते हैं कॉस्ट में, परचेज प्राइस में ऐड हो जाते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि अगर कोई कैपिटल बोरोड, आपने अगर कोई लोन वगैरह लिया है उस एसेट को परचेज करने के लिए, तो उस लोन पर भी आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो भी आपको एसेट की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन कब तक का? जब तक आपने उस एसेट को फर्स्ट पुट टू यूज कराया, जब तक पहली बार वो यूज में आया उससे पहले का जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है दैट विल बी इंक्लूडेड। उसके बाद का नहीं सर, क्योंकि उसके बाद का फिर आपको एज एन एक्सपेंस मिलने लग जाएगा। फिर बात करते हैं कस्टम वो ड्यूटीज वगैरह और टैक्सेस वगैरह जो आपने पे किए। तो सिंपल सी बात है, जिन भी टैक्सेस का इनपुट अगर आपको मिल रहा है तो उसे आप उस प्राइस में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो फिर उसे माइनस कर देंगे, और अगर इनपुट नहीं मिल रहा तो वो प्राइस में जुड़ा रहना चाहिए। ठीक है, तो वो देखा जाएगा सिचुएशन के, ऑलरेडी प्राइस में कोई चीज जुड़ी हुई है, अगर जुड़ी हुई है तो, और नहीं जुड़नी है तो माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है ना सर। सब्सिडी अगर कोई गवर्नमेंट से आपको मिलती है तो माइनस हो जाएगी। इंक्रीज डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ एसेट ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज, अगर फॉरेन एक्सचेंज की वजह से कुछ कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है तो वो भी ऐड माइनस हो जाए। अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक्चुअल कॉस्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो सर अभी जो बात की थी वो क्या थी सर? वो नॉर्मल बात थी कि नॉर्मली एक्चुअल कॉस्ट ये ली जाएगी, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पर एक्चुअल कॉस्ट को हम डिफर कर देंगे, मतलब एक्चुअल कॉस्ट हमें कुछ और लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, तो वो हम वन ऑन वन देखते हैं केसेस की, कैसे केसेस हैं वो, उसमें क्या एक्चुअल कॉस्ट ली जाएगी। तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, आप कहेंगे हाँ सर सही तो है, मतलब इसमें और क्या। ठीक है, आइए सर, बहुत मजेदार है, मतलब जल्दी 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 हो जाएगा आराम से। जैसे आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट किया था ना हमने, कैपिटल एसेट की एक्चुअल कॉस्ट ली थी, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में बात की थी, वैसा ही कुछ है, आप ये मान लीजिए। ठीक है, तो लॉजिकली एक ही चीज को समझते हुए चलेंगे कि भाई इस केस में एक्चुअल कॉस्ट कुछ और क्यों ले रहे हैं। वैसे तो एक्चुअल कॉस्ट ये लेनी है, जो परचेज प्राइस है उसमें कुछ ऐड प्लस करना है, कुछ माइनस करना है, और हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आप बोल रहे हो कि नहीं एक्चुअल कॉस्ट कुछ और ली जाएगी, तो वो क्या ली जाएगी एक्चुअल कॉस्ट, ये बता दीजिए आप। ठीक है, आइए, वो कह रहे हैं एसेट परचेज फॉर साइंटिफिक रिसर्च यूज्ड फॉर बिजनेस। मतलब एसेट हमने पहले किस लिए परचेज किया था? साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट हमने परचेज किया था, लेकिन अब वो एसेट हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो इस केस में एक्चुअल कॉस्ट अलग क्यों ली जाएगी? उस केस में प्रोडक्ट कॉस्ट अलग क्यों, एसेट कॉस्ट अलग क्यों ली जाएगी? एसेट परचेज फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड देन यूज्ड फॉर बिजनेस, ये हमारा अगला टॉपिक ही है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर कोई भी आप एसेट लेते हो ना, कोई भी एसेट अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए लेते हो, तो जैसे 35 AD में आपको 100% डेप्रिसिएशन मिल जाता है ना पहले ही साल, ऐसे ही साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप कोई भी एसेट लेते हो तो आपको पहले साल ही उसका 100% डिडक्शन मिल जाता है। तो पहले साल उसकी कॉस्ट क्या हो गई सर? जीरो हो गई। आप लॉजिकली बात करेंगे हम, एक्चुअल में उसकी कॉस्ट हो क्या गई हमारी बुक्स में? जीरो हो गई। तो अब फर्दर ईयर के लिए आप उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या लोगे? कुछ जो एसेट की 10 लाख का एसेट खरीदा था सर, पहले ही साल पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन डिडक्शन दे दिया, एसेट की कॉस्ट हो गई सर जीरो। अब वो पूछ रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट क्या लें, जीरो ही ली जाएगी सर। ठीक है सर, एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख क्यों नहीं ले रहा? एक्चुअल कॉस्ट तो 10 लाख है दोस्त, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो एक्चुअल कॉस्ट लेनी है ले लीजिए, लेकिन जो एक्चुअल कॉस्ट ले ली जाएगी उस पर डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाएगा। सीधी बात सुने समझिए, एक्चुअल कॉस्ट को निकालने का पर्पस ऐसे नहीं हमारे पास टाइम फालतू एक्चुअल कॉस्ट निकालने बैठ गए, एक्चुअल कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन लगता है, तो बहुत सोच समझ के एक्चुअल कॉस्ट लेना। अब एक बात बताइए, कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट आया,
10 लाख का एसेट परचेज किया था, उन्होंने कहा पहले ही साल आपको डिडक्शन दे देंगे 100%। हमने कहा अच्छा। तो हमने P&L में पहले ही साल डिडक्शन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एसेट में 10 लाख रुपीज डेबिट कर दिए। अब एक बात बताइए, क्या हर साल इसकी डेप्रिसिएशन लेते जाओगे आगे आने वाले सालों में? 1 लाख यहाँ पे, 1 लाख यहाँ पे, 1 लाख आगे? भाई साहब मिल तो गई पूरी। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी इसके केस में? वो कह रहे हैं जो भी परचेज प्राइस थी माइनस जितना भी डिडक्शन मिल गया आपको साइंटिफिक रिसर्च में, अगर 100% डिडक्शन मिल गया तो 100% माइनस कर दो, 50% मिला तो 50% माइनस कर दो, जो भी डिडक्शन मिला। तो कितना लॉजिकल है। मैंने 10 लाख का कोई एसेट परचेज किया सर, उस पर मुझे साइंटिफिक रिसर्च का बेनिफिट मिल गया 7 लाख रुपए का। तो अब आप लॉजिकली सोच के बताइए आने वाले सालों में डेप्रिसिएशन कितने पे लगना चाहिए, 10 लाख पे या 3 लाख पे? ऑब्वियसली 3 लाख पे, क्योंकि ये 7 लाख पहले साल ही P&L में डेबिट हो जाएगा। इस 7 लाख का तो फर्स्ट ईयर में डिडक्शन मिल गया। क्लियर है, सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, उनका नेक्स्ट क्या है, इन्वेंट्री टू कैपिटल एसेट। अगर इन्वेंट्री टू कैपिटल एसेट अगर कोई चीज कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में वो कह रहे हैं कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या ली जाएगी, क्योंकि इन्वेंट्री थी तब तक डेप्रिसिएशन थोड़ी ना मिल रहा था, लेकिन अब वो कैपिटल एसेट बन गया है, तो अब क्या होगा सर? अब डेप्रिसिएशन मिलना चालू हो जाएगा जब वो कैपिटल एसेट बनेगा। अब कैपिटल एसेट बन गया तो उस केस में उसकी प्राइस क्या लें, एक्चुअल कॉस्ट क्या लें? सर अब बात हुई आ जाती है, सर परचेज प्राइस ले लीजिए। बॉस परचेज प्राइस कैसे ले लें? परचेज तो इन्वेंट्री जब की थी 5 साल पहले की थी, 5 years अगो की थी, तो 5 years अगो वाला प्राइस लेना सही होगा क्या? 5 years अगो वाला प्राइस सही होगा क्या? ठीक है, तो 5 साल पहले वाली प्राइस लेना तो अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन अब बात आ जाती है प्राइस क्या लें। तो आप लोग कहोगे सर ठीक है 5 साल वाली पहले नहीं लेते हैं, लेकिन एफ भी क्यों लें? क्वेश्चन आता है ना, एफ भी क्यों लें? 5 साल पहले वाली नहीं ले रहे वो तो ठीक है, एफ क्यों लें? तो दोस्त अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट और गेन्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो हमने कहा था ना, इन्वेंट्री जब कैपिटल एसेट बन जाती है तो आप पीजीबीपी में क्या सेल बुक करते हो? सेल बुक करते हो एफ पर, फेयर मार्केट वैल्यू पर। ठीक है, तो आपने इन्वेंट्री की सेल प्राइस एफ लगा दी, तो कैपिटल एसेट की कॉस्ट प्राइस भी तो एफ हो जाएगी। फिर इन्वेंट्री को बेचा और वो कैपिटल एसेट बन गया, तो इन्वेंट्री को जितने में बेचा एक तरह से कैपिटल एसेट उतने में ही तो खरीदा। करेक्ट है, बिल्कुल। दोबारा बोल रहा हूं, इन्वेंट्री को जितने में बेचा, देखिए बेचा और खरीदा बिल्कुल नहीं है, ट्रांसफर किया गया है। हमारी ही इन्वेंट्री थी, हमारी कैपिटल एसेट, लेकिन उसका नेचर चेंज हो गया ना, वो करंट एसेट से फिक्स्ड एसेट बन गया। फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन मिलता है, वी नाउ नीड अ वैल्यू फॉर दैट। तो जितने में आपने इन्वेंट्री की सेल दिखाई है उतने की ही आप कैपिटल एसेट की एक्चुअल कॉस्ट दिखाओगे। मेक्स कंप्लीट सेंस, ठीक है ना? तो कैपिटल एसेट जिस पर इस पर डेप्रिसिएशन लगना चालू होगा नेक्स्ट ईयर से, या जिस भी साल से आपने इन्वेंट्री को किया, तो उस केस में क्या होगा, एफएमवी को एक्चुअल कॉस्ट ले लिया। अगर मुझे कोई एसेट बाय वे ऑफ गिफ्ट मिला है, विल मिला है या इनहेरिटेंस मिला है, तो उस केस में क्या कॉस्ट ली जाएगी? क्या कॉस्ट ली जाएगी? याद कीजिए, कैपिटल एसेट के केस में क्या लेते थे? प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ले लेते थे, याद आया? तो यहां देखिए क्या कह रहे हैं, एक्चुअल कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, यहां भी वही ले रहे हैं। ठीक है ना, सही है। मैंने कोई, मेरे फादर ने कोई मुझे मशीनरी गिफ्ट कर दी, या फिर कोई गाड़ी गिफ्ट कर दी, बिजनेस में कुछ भी गिफ्ट कर दिया, तो मैं उसका डेप्रिसिएशन ले रहा हूँ। तो उन्होंने जितने में खरीदी थी वही प्राइस आ गई, लेकिन देखिए क्या माइनस कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन अलाउएबल टू हिम। मतलब उन्होंने, इसका मतलब ये है कि फादर ने, चलिए इसका एग्जांपल देता हूँ। सेवनटीन एटीन में फादर ने एक मशीन खरीदी,
उन्होंने 3 साल इसे यूज किया और फिर सन को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब सन के लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या लेनी है? ये मशीन उन्होंने खरीदी थी 10 लाख की, 3 साल तक उस पर 3 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन लगा और फिर उन्होंने सन को ट्रांसफर कर दी। आप ये बताइए सन के लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या लें उस मशीनरी की, ताकि सन आगे किस कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना चालू करे? एकदम लॉजिकल सोचना बॉस। कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर 10 लाख ले लूं क्या? एक मोमेंट के लिए मानते हैं कि सन के हैंड्स में एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख ले लो, जितनी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है उतनी। बॉस गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी आप देखिए, ये 10 लाख रुपए हैं, इस पर आप 3 लाख रुपए डेप्रिसिएशन का फायदा ऑलरेडी फादर ले चुके हैं। अगर आप यहाँ पर 10 लाख रुपए इसकी कॉस्ट ले लोगे तो इस 3 लाख का फायदा फिर से सन भी ले लेगा। ठीक है, मशीन एक ही फैमिली में एक ही बिजनेस में यूज हो रही है, फ्री में ट्रांसफर की है। ठीक है, तो उस केस में क्या बोलते हैं कि जितनी प्रीवियस ओनर की परचेज प्राइस है माइनस जितना प्रीवियस ओनर को डेप्रिसिएशन अलाउ हो गया उतना माइनस कर देंगे। ये दिस विल बी द एक्चुअल कॉस्ट फॉर द सन। ठीक है जी, चलिए आगे आ जाते हैं। कोई आपने सेकंड हैंड एसेट खरीद लिया, आपने कोई आपने कोई सेकंड हैंड एसेट खरीदा सर, क्या दिक्कत है सर? हमने तो जेन्युइन केस है, खरीद लिया सेकंड हैंड एसेट। लेकिन यहाँ पर पता है एओ को शक हो रहा है, एओ इज ऑफ द व्यू दैट ट्रांसफर टुक प्लेस टू टेक एडवांटेज ऑफ इनहेंस कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन। एओ को शक हो रहा है सर, एओ को शक हो रहा है कि आपने कुछ गड़बड़ की। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे गड़बड़ हो कैसे सकती है। मिस्टर ए के पास एक एसेट था, मिस्टर ए के पास एक एसेट था, उन्होंने 10 लाख का खरीदा था। उन्होंने क्या किया, इस पे डेप्रिसिएशन लगाते गए यूज करते गए, डेप्रिसिएशन चार्ज होता गया। 1 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में, 1 लाख रुपए सेकेंड ईयर में, 1 लाख रुपए थर्ड ईयर में, 1 लाख रुपए फोर्थ ईयर में, ऐसे कर करके डेप्रिसिएशन लगाते गए। 10 लाख का एसेट था, यहाँ ईयर एंड पर 9 लाख का बचा, फिर 8 लाख का बचा, फिर 7 लाख का, फिर 6 लाख रुपीज का। ठीक है, अब 6 लाख का जब ये एसेट था उन्होंने मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया, कितने में? 6 लाख में कर दिया। मिस्टर बी के पास ये 6 लाख का आ गया। अब मिस्टर बी ने इस पे डेप्रिसिएशन लगाना चालू करा, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। तो ये करने के बाद एसेट कितने का हो गया? 3 लाख माइनस करेंगे, 3 लाख का ये एसेट बचा। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ, अब प्लानिंग की बात आएगी। एसेट वही चल रहा है सर, 10 लाख का एसेट था ये, वही चल रहा है। अब देखना क्या हुआ। मिस्टर बी ने ये एसेट फिर से, चलिए छोड़ो इसको, छोड़ो, इसी चेन को आगे बढ़ा लेते हैं, इसी चेन को आगे बढ़ा लेते हैं। अब मिस्टर बी ने क्या किया, ये एसेट मिस्टर सी को ट्रांसफर कर दिया। कितने का करा? 7 लाख। अब मिस्टर सी इस पे क्या कर रहे हैं? मिस्टर सी इस पे डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 4 लाख डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, ये एसेट कितने का हो गया? 3 लाख का हो गया। अब मिस्टर सी ने मिस्टर डी को ट्रांसफर कर दिया, कितने का? अगेन 7 लाख रुपीज का। इस पे मिस्टर डी डेप्रिसिएशन ले रहे हैं 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। कितने का बचा एसेट? 3 लाख का। सर ये क्या करते जा रहे हो? वही तो मैं कह रहा हूं क्या हो रहा है ये।
10 लाख का एसेट था भाई साहब, 10 लाख का एसेट था। अब आप देखिए हो क्या रहा है, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया 10 लाख के एसेट पे। 4 लाख यहाँ पर, 3 लाख यहाँ पर, 7 लाख, 4 लाख यहाँ पर, 11 लाख, 4 लाख यहाँ पर, 11 प्लस 4, 15 लाख रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। 10 लाख का एसेट था साहब, 15 लाख तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। और किसी को मना भी नहीं कर सकते, किसी को मना भी नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज एक तरह से सब जेन्युइन ही तो चल रहा है। मना थोड़े ना है कि 7 लाख का एसेट 3 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया हमने, 3 लाख का हो गया और अब उसको 7 लाख का बेच रहे हैं। कोई मना थोड़े ना करे। कर सकते हैं ना, जेन्युइन केस है तो कर सकते हैं। लेकिन एओ को लग रहा है आपने कुछ घपलेबाजी की है, या आपने ना, आपकी मिली भगत है, दैट इज वाई यू हैव डन दिस। और क्योंकि यहाँ पे 3 लाख का एसेट जब आप 7 लाख का उसे बेचोगे ना, तो इसको 4 लाख का गेन भी होगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं जमा होगा। तो ये ऐसे ही करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, सब फायदा लेते जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, इसीलिए उन्होंने क्या कहा, सेकेंड हैंड एसेट। ध्यान से देखेंगे लाइन क्या लिखी हुई है, एओ इज ऑफ द व्यू दैट ट्रांसफर टुक प्लेस टू टेक एडवांटेज ऑफ इनहेंस्ड कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन। एओ को ऐसा लग रहा है जो एसेट ट्रांसफर हुआ है ना, वो जेन्युइन ट्रांसफर नहीं है, वो आपने कॉस्ट को इनहेंस किया है बेमतलब में। 3 लाख का एसेट था, आपने 7 लाख में बेमतलब में बेचा उसे, और अगले पर्सन ने क्या करा, नेक्स्ट पर्सन ने उस 7 लाख पे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट फिर लेना स्टार्ट कर दिया। फिर जब वो 3 लाख पे आ गया, फिर उसने आगे किसी को बेच दिया। तो यहां पर क्या चल रहा है, मिली भगत चल रही है। और उस केस में क्या हो रहा है, इनकम टैक्स में सब फायदा लिए जा रहे हैं। और एसेट क्या है, एसेट तो वो बेकार हो चुका है, एसेट तो किसी मतलब का ही नहीं है, एसेट किसी मतलब का ही नहीं है। 10 साल में वो खत्म हो जाता है, 15 साल हो गए उसे चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। तो दिस इज जस्ट फॉर टैक्स प्लानिंग। तो उन्होंने कहा इस केस में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट पता है क्या ली जाएगी, उन्होंने कहा एक्चुअल कॉस्ट विल बी डिटरमाइंड बाय एओ। एओ डिटरमाइन करेगा ये एक्चुअल कॉस्ट है और वही ली जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं सर। रीएक्विजिशन ऑफ एसेट, रीएक्विजिशन ऑफ एसेट मतलब, अब आइए सर इसकी बात करते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। ए ने कोई एसेट परचेज किया सर 10 लाख रुपए का, उसने उस पर 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन, 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन, 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन। ये 1 लाख मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कन्वीनियंट बनाने के लिए। 1 लाख ऑब्वियसली मुझे भी पता है नहीं लगेगी, ठीक है। 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन, 4 लाख डेप्रिसिएशन हो गया टोटल। यहाँ पर एसेट की WDV कितनी हो गई थी, रिटन डाउन वैल्यू 6 लाख रुपीज हो गई थी। उन्होंने ये एसेट बी को बेच दिया, कितने में बेचा, 6 लाख में बेचा। बी ने ये एसेट फिर से ए को बेच दिया, कितने में, 10 लाख रुपीज का। बी ने ये एसेट ए को फिर से बेच दिया 10 लाख रुपए का। अब ए क्या कर रहा है, फिर से 1 लाख डेप्रिसिएशन, 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 फिर से 1 लाख डेप्रिसिएशन। आप समझ गए क्या प्लानिंग हो रही है। एसेट है 10 लाख का ही, उसे 4 लाख उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, WDV 6 लाख आ गई, 6 लाख में बी को बेचा। बी ने फिर से वापस से ए को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन 6 लाख में जेन्युइन प्राइस में ट्रांसफर नहीं किया, इन्फ्लेटेड प्राइस में ट्रांसफर किया, 10 लाख में ट्रांसफर किया। अब क्योंकि अगर एक्चुअल कॉस्ट परचेज प्राइस ले ली जाए, एक्चुअल कॉस्ट परचेज प्राइस ले ली जाए, तो परचेज प्राइस तो 10 लाख है, परचेज प्राइस तो 10 लाख है। तो अब 10 लाख पे फिर से डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो वैसे तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अपना परसेप्शन चेंज करोगे कि भाई टैक्स की चोरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एक्सपेंस बेफालतू का दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, तो आप कहोगे हाँ यार ये तो प्लानिंग की जा रही है और इस प्लानिंग को तोड़ना पड़ेगा। अब प्लानिंग को तोड़ें तो तोड़े कैसे, देखिए सर एक्चुअल कॉस्ट चेंज कर दीजिए। एक्चुअल कॉस्ट उन्होंने क्या बोला, परचेज प्राइस नहीं ली जाएगी, दैट इज वाई दिस इज कवर्ड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। वो कह रहे हैं लोअर ऑफ WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सेल, मतलब
ओरिजिनल सेल कब हुई थी? ये तो सेकंड सेल है, देखिए फर्स्ट सेल ये है, सेकंड सेल ये है। तो जब पहली सेल हुई थी उस टाइम पर WDV क्या थी? 6 लाख। तो कहते हैं वही ले लो, कहते हैं कि यहां पर एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख नहीं ली जाएगी, 6 लाख ही ली जाएगी। तो सही आ गया ना, जहां से गाड़ी चालू की थी 4 साल का डेप्रिसिएशन यहाँ ले चुके, 6 लाख पे आ गई, यहाँ भी 6 लाख ही कैरी फॉरवर्ड होगी। इससे मतलब नहीं है कि 6 लाख का बी ने 10 लाख का बेच दिया, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो 6 लाख ही कंटिन्यू करेंगे। आपने उसको कितने में बेचा था? क्योंकि यहां पर तो आपने मैनिपुलेशन किया है। तो प्लानिंग जो आपने, प्लानिंग कहाँ सिंपल है, प्लानिंग तोड़ना, जहां पे प्लानिंग हुई है उस प्रोविजन को खत्म, उस चीज को ही खत्म कर दो, वैल्यू ही मतलब उसकी। तो उन्होंने कहा WDV या फिर लोअर ऑफ WDV या फिर प्राइस पेड फॉर एक्विजिशन। प्राइस पेड फॉर एक्विजिशन कितना है? 10 लाख रुपए। तो कह रहे हैं 10 लाख और 6 लाख, विच एवर इज लोअर। सर ऐसा क्यों नहीं किया, सिर्फ 6 लाख को रख देते ना, जो WDV था वो उसको रख देते। मान लो बी ने, जेन्युइन केस होता, मान लो अगर जेन्युइन केस होता और बी ने इसे 4 लाख का बेचा होता, तो फिर हम बेमतलब में SSC का फायदा करा जाते अगर हम कह देते सिर्फ WDV ले ली जाएगी। तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के प्रोविजन बनाया। उन्होंने कहा या तो आपने, अगर ये वाली प्राइस जेन्युइन है तो ये अपने आप इससे लोअर आ जाएगी और एक्चुअल कॉस्ट ये वाली प्राइस ले ली जाएगी। लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ की है, अगर आपने इसको 14 लाख का बेच दिया है, तो दोनों में से लोअर लेना है, या तो ये WDV या फिर ये जो आपने परचेज की है, दोनों में से लोअर। तो इन एनी केस प्लानिंग आपकी पूरी की पूरी तरह से बीट कर, ठीक है ना? आइए सर, अब क्या हुआ? अब आपने, बस वही तो बात है ना, इनकम टैक्स इतना ज्यादा क्यों है, इतना लेंदी और इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि हमारे लोग रुकते नहीं है प्लानिंग करने पे। पहले सेकेंड हैंड एसेट वो चल रही थी तो उन्होंने कहा कि ठीक है आगे आगे चल रही है, उसको नहीं, हम खुद ही वापस ले लेते हैं एसेट को, तब तो बच जाएंगे। तो रीएक्विजिशन ऑफ एसेट पे भी उन्होंने कहा, ताला लगा दिया, उन्होंने कहा नहीं इस पे भी प्लानिंग नहीं करने देंगे। अब इस पे प्लानिंग नहीं करने की तो एक और तरीका ढूंढ निकाला, देखिए क्या, सेल एंड लीज बैक। अब सेल एंड लीज बैक में क्या होता है? अब आप देखिए सेल एंड लीज बैक में क्या होगा। 2 1 and go. So now the third, or rather the next point, अब हमने उसको 2-3 तरीके से बचाने की कोशिश की, तो उन्होंने एक और दिमाग लगा दिया, उन्होंने कहा सेल एंड लीज बैक। अब इस ऑप्शन में क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने एक एसेट परचेज किया 10 लाख रुपीस का, वो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते गए 1 लाख रुपीस, 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 6 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया उसने, ठीक है, ओवर द इयर्स उसने 6 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, और उसके पास अब वो WDV कितने की बची? 4 लाख रुपए की बची, ठीक है। नाउ दिस एसेट गॉट ट्रांसफर्ड टू मिस्टर बी। मिस्टर बी को ये एसेट ट्रांसफर कर दिया उन्होंने। मिस्टर बी को ये एसेट कितने का ट्रांसफर किया? 10 लाख रुपए का, या लेटेस्ट से 10 लाख का भी नहीं किया, चलिए आप कहेंगे कि गेन आ गया, मैं तो कह रहा हूँ 4 लाख का एसेट ट्रांसफर किया। आप देखिएगा फायदा कैसे उठा रहे हैं लॉ का। 4 लाख का एसेट ट्रांसफर किया, नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई, चलिए ठीक है। मिस्टर बी ने, अच्छा एसेट मिस्टर ए को ही यूज करना है, एसेट मिस्टर ए को ही काम में लेना है। सो नाउ व्हाट बी डज, बी इन्हें वापस सेल नहीं कर रहा, क्योंकि सेल करेगा तो क्या है, वही वाला ऊपर वाला जो प्रोविजन है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर वो महंगे में सेल कर देगा 10 लाख रुपए में, और फिर से ये मिस्टर ए उसका फायदा लेने लगेंगे डेप्रिसिएशन का, देन अगेन द अबव जो अभी लास्ट हमने प्रोविजन पढ़ा वो एक्टिव हो जाएगा, वो कहेगा नहीं 4 लाख WDV लो, 4 लाख WDV लो, करेक्ट है। तो उन्होंने कहा नहीं, उस प्रोविजन से बचना है तो सेल नहीं कर रहे, तो फिर दूसरा एक क्या प्लानिंग करके निकाली, प्लानिंग करके निकाली कि अब ये वापस जब दे रहे हैं एसेट, इसे लीज कर दो, इसे रेंट पर दे दो। सर उससे कैसे फायदा होगा? अब आप देखिए रेंट कितना दिया, 1 लाख रुपए महीना रेंट रख, वो 1 लाख रुपए साल का रेंट रख दिया। नाउ टेल मी व्हाट वाज द expense which was being booked by Mr. A in the books in form of depreciation. Depreciation का कितना expense book कर रहे थे Mr. A?
पहले साल 1 लाख, दूसरे साल 1 लाख, तीसरे साल 1 लाख, चौथे साल 1 लाख, पांचवें साल 1 लाख, छठवें साल 1 लाख। अब क्या होगा पता है? अब वो रेंट बुक करने लग जाएंगे 1 लाख, 8वें साल 1 लाख, 9th ईयर 1 लाख, 10th ईयर 1 लाख। अब वो रेंट बुक करना चालू कर देंगे, एक्सपेंस, तो उनका एक्सपेंस तो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। तो सर इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? दोस्त प्रॉब्लम ये है, 10 लाख का जो एसेट है वो तो 1 लाख रुपए रेंट पे जा सकता है, मान ली बात। 4 लाख का एसेट 1 लाख रुपए रेंट पे दिया जाता है क्या? सोच के देखो। अच्छा एक और चीज, यहाँ पर मिस्टर बी जो ओनर है वो डेप्रिसिएशन भी क्लेम करेंगे, वो डेप्रिसिएशन भी क्लेम करते जाएंगे। 50,000 यहाँ पे, फिर अगले साल 50,000, फिर अगले साल 50,000, फिर अगले साल 50,000, लाइक दैट। सो दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ प्लानिंग, क्योंकि यहाँ पर इससे लीज का बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ पर इन भाई साहब को डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल रहा है। एक ही एसेट से देखिए कितना बेनिफिट निकाल लिया, 6 लाख यहाँ पे निकाल लिए, 4 लाख यहाँ पर खर्चा निकाल लिया, यहाँ पर 2 लाख रुपए यहाँ पर निकाल लिया, और दिस विल कीप गोइंग ऑन, दिस विल कीप गोइंग ऑन। तो ये कैसा ट्रांजेक्शन हो गया? पहले क्या किया, सेल एंड लीज बैक क्यों बोला? पहले आपने सेल किया, फिर खुद ही को लीज बैक करा लिया। पहले आप डेप्रिसिएशन एंजॉय कर रहे थे, अब आप लीज रेंट का जो पेमेंट है वो एज अ डिडक्शन एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कोई वो नहीं हुआ। एसेट की वैल्यू डिटोरिएट हो गई, 10 लाख से एसेट हो गया 4 लाख का, लेकिन रेंट उतना ही ले रहे हैं आप, 1 लाख रुपए महीने। इसे और कम कर देते हैं, मान लो यहाँ पर 8 लाख का डेप्रिसिएशन कर देते हैं, इसकी WDV बची 2 लाख की। यहाँ पर बी के पास एसेट आया 2 लाख का, अब वो 2 लाख का एसेट बी ने 1 लाख रुपए साल के रेंट पर दे दिया 10 साल के लिए। एसेट 2 लाख का, यहाँ पर ए भाई साहब उसका रेंट पे कर रहे हैं साल का 1 लाख रुपए। कैन यू इमेजिन? मतलब एनी प्रूडेंट बिजनेसमैन वो क्या करेगा? अरे भाई 2 लाख का एसेट है, लाख रुपए साल का रेंट मांग रहा है, इससे अच्छा तो मैं खरीद लेता हूँ। जेन्युइन केस नहीं है ना, प्लानिंग करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, इसको प्लानिंग को कैसे खत्म किया, आइए देखते हैं। कॉस्ट ऑफ द एसेट शैल बी द WDV ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर। ये अगेन वही वाली बात आ गई जो सेल वाले उसमें था। उन्होंने कहा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एसेट वो ली जाएगी जो WDV थी ट्रांसफर के टाइम पर, वो ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, पर्सनल बिल्डिंग स्टार्टेड बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस। हमारी एक पर्सनल बिल्डिंग थी, मतलब वो बिजनेस में नहीं थी, उसे हमने बिजनेस में यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो लेट अस सपोज कोई बिल्डिंग है, वो हमने खरीदी थी आइए, बिल्डिंग है हमने 2010 में खरीदी, ठीक है, कितने की खरीदी सर? 50 लाख की खरीदी। इसे हमने 10 साल अपने पास ही रखा, 2020 तक हमने पर्सनल यूज में रखा, इसे बिजनेस में यूज नहीं किया। उसके बाद हमने इसे बिजनेस में यूज करा। तो बिजनेस में जब यूज कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि बिजनेस में आप इसका एक्चुअल कॉस्ट क्या लोगे? अब आप बोल दो सर परचेज प्राइस ले लेते हैं, ठीक है परचेज प्राइस ले लो। एक बात बताइए सर, ये 10 साल का जो पीरियड था उसमें क्या ये बिल्डिंग डेप्रिशिएट नहीं हुई होगी? आपने क्लेम नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन क्या इसकी वैल्यू आज की डेट में 50 लाख होगी? आप सोच के देखो। एक बिल्डिंग है या कोई एक एसेट है, एक प्लांट एंड मशीनरी है सर, 50 लाख की खरीदी थी, उसका हम पर्सनल यूज कर रहे थे कुछ, अब वो हम बिजनेस में ले आए। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, आपने 10 लैपटॉप खरीदे हुए थे, वो आप घर में आपके सारे घर वाले लोग यूज करते थे। 10 साल बाद, अच्छा वो 10 लैपटॉप आपने कितने के खरीदे थे? 10 लैपटॉप आपने मान लीजिए 5 लाख रुपए के खरीदे थे। अब 10 साल बाद वो लैपटॉप आप बिजनेस में ट्रांसफर कर रहे हैं सर,
अब वो बिजनेस में अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उन 5 लाख की वैल्यू क्या 5 लाख की, आपको डेप्रिसिएशन क्या 5 लाख पे ही लोगे अब? सही है डेप्रिसिएशन 5 लाख पे लेना, भाई साहब उनकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी होगी, 10 साल में उनका डेप्रिसिएशन कितना हो गया होगा, वियर एंड टियर हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो वो कहते हैं कितना लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन विच वुड हैव बीन अलाउड, जितना डेप्रिसिएशन इस पर अलाउ हो जाता उतना डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए, हुआ कितना डेप्रिसिएशन अलाउ, 0, क्यों, क्योंकि पर्सनल एसेट था, इसलिए डेप्रिसिएशन अलाउ कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कितना हो जाता, ऐसे कैलकुलेट करो तो 10 साल तक इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और फिर जो 10 साल के बाद वैल्यू आए वो एक्चुअल कॉस्ट ले लेंगे बिजनेस में उस एसेट की, और उसी पर फिर आगे फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज करना चालू कर देंगे। ठीक है सर, चलिए अब आगे आ जाते हैं, कैपिटल एसेट ट्रांसफर फ्रॉम होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी। अब एक बात बताइए, इधर कैसे प्लानिंग हो सकती है, ये देखिए सर, होल्डिंग कंपनी एक एसेट खरीदा 10 लाख रुपए का, इसे साल दर साल डेप्रिशिएट करते गए, यहाँ पर आके ये एसेट हो गया 4 लाख रुपए का, ये एसेट हमने सब्सिडरी को ट्रांसफर कर दिया, कितने में, 10 लाख में, अब सब्सिडरी इस पर फिर से डेप्रिसिएशन लेती जाएगी, फिर सब्सिडरी होल्डिंग को ट्रांसफर कर देगी, यहाँ पर सब्सिडरी के पास डब्ल्यूडीवी कितनी है, 2 लाख रुपए, होल्डिंग को फिर से 10 लाख पे ट्रांसफर कर दिया, होल्डिंग कंपनी फिर से इस पर डेप्रिसिएशन लेती जा रही है, तो क्या ये सही हो रहा है, प्लानिंग है पूरी की पूरी, तो उन्होंने क्या बोला कि सब्सिडरी के लिए एक्चुअल कॉस्ट कितनी ली जाएगी, जितनी होल्डिंग के लिए डब्ल्यूडीवी थी वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, यहाँ आपको इस पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, इस पर लगाते गए जो डेप्रिसिएशन के बाद यहाँ पर आपकी डब्ल्यूडीवी आएगी वही आगे कैरी फॉरवर्ड होगी, तो जो प्लानिंग करना चाह रहे थे उसको बीट कर दी, जो प्रीवियस ओनर की डब्ल्यूडीवी थी वही दी जाएगी, ठीक है। अगर अमेलगमेटिंग कंपनी और अमलगमेटेड हो गई या डीमर्ज कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी बन गई, तो जो पुरानी कंपनी में डब्ल्यूडीवी थी वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, सिंपल सा लॉजिक है, डब्ल्यूडीवी इन द बुक्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी, जो पुरानी कंपनी में डब्ल्यूडीवी थी वही हो जाएगी। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड दोनों मर्ज हो गई, एक एसेट था ए लिमिटेड के पास 10 लाख का खरीदा था, उसे डेप्रिशिएट कर करके 6 लाख पर ले आए, यहाँ पर बी लिमिटेड के पास एक 20 लाख का एसेट था, उसको डेप्रिशिएट कर करके 4 लाख पे ले आए, अब जब ए बी लिमिटेड दोनों मर्ज हो गई, ए बी लिमिटेड बनी, तो इन एसेट्स को क्या आप एक्चुअल कॉस्ट इन एसेट की क्या लोगे, 10 लाख और 20 लाख लोगे क्या, आपका एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है सर, जितने पे खरीदा था परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस लेंगे, अच्छा परचेज प्राइस लोगे फिर से डेप्रिसिएशन लोगे जो ले चुके ऑलरेडी, उन्होंने कहा नहीं 10 लाख नहीं, आपकी पिछली कंपनी में इसकी क्या डब्ल्यूडीवी थी 6 लाख, तो आप 6 लाख ही लीजिए और इसके आगे डेप्रिसिएशन लगाते जाइए, इस कंपनी में आपकी कितनी डब्ल्यूडीवी थी इस एसेट की, सर 4 लाख थी, तो 20 लाख को काट दिया, 4 लाख ले ली, इस पर डेप्रिसिएशन लगाते जाइए, क्योंकि 10 लाख और 20 लाख लेना गलत था ना, ऑलरेडी 4 लाख का डेप्रिसिएशन एंजॉय कर चुके हो, यहाँ पे 16 लाख का डेप्रिसिएशन एंजॉय कर चुके हो, फिर से चाह रहे हो कि यहाँ पे 10 लाख ले लेंगे वैल्यू, फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, दिस इज स्टूपिड है, रॉन्ग। सेम गोज इन द केस ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी, इसके में भी यही होता है, एसेट ब्रॉट बाय अ नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। अब ये देखिए उन्होंने क्या बोला कि एक नॉन रेजिडेंट है, उसने यूएसए में एक प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली 10 लाख रुपए की, उसे वहां 5 साल यूज किया, फिर वो उसको इंडिया में ले आया, अब इंडिया में उस एसेट को बिजनेस में जब यूज करने लग गया तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लें, एसेट ट्रांसफर तो हुआ नहीं, उसी का ही एसेट है, बाहर यूज कर रहा था, अब इंडिया वाले बिजनेस में यूज करने लग गया, तो बोल रहे हैं सर 10 लाख रुपए है,
इंडिया में इस पे कोई डेप्रिसिएशन लगा क्या? अभी तक नहीं लगा। कह रहे हैं कि अगर ये एसेट स्टार्टिंग से इंडिया में होता और आप इसे बिजनेस में यूज कर रहे होते तो इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगता, उतना डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। मान लेते हैं 5 साल में 4 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगता है इस बिजनेस में, इस एसेट को यूज करने में, तो कह रहे हैं उतना माइनस कर दो और उसके बाद जो निकल के आएगी वैल्यू, दैट विल बी योर एक्चुअल कॉस्ट इन इंडिया। ठीक है सर। तो अगर एक्चुअल कॉस्ट जितनी भी थी माइनस डेप्रिसिएशन विच वुड हैव बीन अलाउड इफ द एसेट वाज इन इंडिया, तो इंडिया में अगर एसेट होता तो उसको कितना डेप्रिसिएशन होता, उतना डेप्रिसिएशन अलाउ। अगला, एसेट एक्वायर्ड अंडर द स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन। ये स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है। इसमें बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ एसेट टू सच स्टॉक एक्सचेंज हैड देयर बीन नो कॉर्पोरेटाइजेशन। अब आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंजेस का पहले काफी टाइम पहले कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ था, तो उसमें कॉस्ट ऑफ एसेट जो ली जाएगी ऐसे मान के ली जाएगी, कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हुआ, मतलब जो प्रीवियस वैल्यू थी वही ले ली जाएगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका ना क्वेश्चन आना है, ये तो ऐसे ही दिया हुआ है आपको, तो लेट्स वी विल नॉट टॉक अबाउट इट मच। अब अगला देखिए, कैपिटल एसेट ऑन विच डिडक्शन हैज बीन अलाउड अंडर सेक्शन 35 एडी। 35 एडी में उस पर डिडक्शन दे दिया गया है 100%। अब उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या ली जाए आप बताइए? सर नील ली जाएगी, क्योंकि अगर आप कुछ भी एक्चुअल कॉस्ट लेते हो तो फिर आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर दोगे, और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा डिडक्शन, पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन एक बार में दे तो दिया। करेक्ट है सर? तो ये हमने सारे पॉइंट्स पढ़े कि इस, ये कुछ 7-8 पॉइंट थे, 10 पॉइंट थे, जहां पर एक्चुअल कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव स्टडीड बिफोर। जनरल क्लॉज में हमने देखा कि परचेज प्राइस में ये ऐड प्लस कर दिया जाता है तो एक्चुअल कॉस्ट निकल के आ जाती है। फिर हमने 10 केसेस पढ़े जहां पर एक्चुअल कॉस्ट ऐसे नहीं निकलती, कुछ और रीजन है उसका, कुछ और तरीका है एक्चुअल कॉस्ट निकालने का। ठीक है सर। सो ये कंप्लीट हो गया। अब जिस टॉपिक का हमें था इंतजार, हम उस टॉपिक को करने वाले हैं सर। ऐसा क्या है इस टॉपिक में? काफी डाउट्स आ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट कि सर WDV कैसे कैलकुलेट होगी। सर WDV कैसे कैलकुलेट, क्या सर आपने क्या समझा हुआ है हमको? हाँ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ अस? अरे मैं तो आपको बहुत इंटेलिजेंट समझता हूँ भाई, बहुत इंटेलिजेंट लोग। तो सर इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है यार? WDV निकालना कौन सी बड़ी बात है, हम तो ऐसे निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे निकालो, फिर निकालो। देखिए सर, WDV होती क्या है? कोई एसेट हमने खरीदा तो फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, परचेज कितने में किया? 20 लाख रुपए। ठीक है सर। कब परचेज किया? सर 1 अप्रैल को परचेज किया था। क्या बात है सर, 90, पहले ही दिन परचेज कर लिया। पूरा डेप्रिसिएशन दे दें, 180 दिन से ज्यादा यूज किया है। क्या है भैया ये? सर एक प्लांट एंड मशीनरी है, इस पर ये वो वाली प्लांट एंड मशीनरी, ये बिल्डिंग है सर, चलिए बिल्डिंग है ये, इस पर 10% रेट लगता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो सर
इसकी क्वेश्चन में ये बोला है कि ईयर एंड की WDV निकालिए, या फिर मैं बोल सकता हूँ 31 मार्च 2020 की WDV निकालिए। तो एकदम से मुझे तो सर पसीने आ गए एकदम से, कैसे मतलब हाउ विल वी डू दिस, ये तो क्या पूछ लिया। फिर आप लोगों ने बोला हम निकाल के बताएंगे, हम निकाल के बताएंगे, बताओ भाई। तो देखिए सर ऐसे होगा कि परचेज प्राइस, या फिर मैं इसे एक्चुअल कॉस्ट भी बोल सकता हूँ, 20 लाख रुपए सर, ठीक है सर। साल भर में उसमें लगेगा डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कितना, 10%, 2 लाख रुपीज, ठीक है। बस हो गया, WDV आ गई, आ गई सर 18 लाख रुपीज। व्हाट इज सो टफ इन दिस, रिटन डाउन वैल्यू यही तो होगी, और इसी वैल्यू को तो आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। मैंने आपसे पूछा फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर सर ओपनिंग WDV ली जाएगी, वो कितनी होगी सर, वो 18 लाख होगी। फिर क्या करेंगे, फिर सर उस साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अब सेकेंड ईयर है तो हाफ और फुल की तो बात ही नहीं होगी, फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा 10%, 1.8 लाख रुपीज माइनस कर दीजिए। So next year depreciation will be charged like this and this will keep going on. अब यहाँ पर इसके बाद अगर माइनस कर देंगे तो 16.2 लाख आ गया, 16.2 लाख अगले साल की ओपनिंग WDV बन जाएगी, और इस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा 10%, which is 1.62 lakh. So this will keep going on. तो ये तो सिंपल प्रोसेस है। Then what is the problem?